सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। कार्यक्रम का आज का अंक केंद्रित है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित कर दिया। एक बार उनके छात्रों ने उनसे उनके जन्मदिन को मनाने का आग्रह किया। इस पर उन्होंने कहा, मेरे जन्मदिन को मनाने के बजाय अगर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे गर्व होगा। इस तरह 1962 से 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये तो इतिहास हुआ। कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे शिक्षकों के सशक्तिकरण पर। बदलते समय में शिक्षक किस तरह खुद को अपडेट कर रहे हैं, वर्तमान समय में शिक्षकों और छात्रों के रिश्तों पर और भी कई सवालों के जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर नीलाभ तिवारी जी हैं। आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल में कार्यरत हैं और ये हमारे लिए फख्र की बात है कि सर को इस वर्ष राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारी दूसरी खास मेहमान हैं, विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रश्मि जैन। आप 33 साल से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में राज्य शिक्षा केंद्र में कोऑर्डिनेटर के पद पर पदस्थ हैं। मैडम, आपका बहुत स्वागत है। सर, प्रोफेसर नीलाभ सर, आपसे सबसे पहला मेरा सवाल है और आपको राष्ट्रपति सम्मान मिल रहा है, बहुत बधाई सबसे पहले। सर, पहला सवाल भी मेरा इस पुरस्कार से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये पुरस्कार पूरे जो शिक्षक समुदाय है उसके लिए फख्र की बात है। किसी को राष्ट्रपति के हाथों सर्वोच्च सम्मान मैं ये मानता हूँ शिक्षकों के लिए। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये पुरस्कार किनको मिलता है, क्या क्राइटेरिया है, पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा क्या भूमिका? जी, ये राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान विद्यालय शिक्षा में तो अनेक वर्षों से दिया जा रहा था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी इसे आरंभ किया है जी। और इस वर्ष 2024 में लगभग 16 प्राध्यापकों को जी भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया जा रहा है। जी जी मूलतः जो विश्वविद्यालय के कार्य होते हैं या महाविद्यालय उच्च शिक्षा का कार्य होता है जी वो है अध्यापन, अनुसंधान और प्रसार। जी तो इसका भी जो मूल क्राइटेरिया है जी वो यही है कि आपका शिक्षण, जी आपके द्वारा किए जा रहे शोध कार्य जी और उन शोध कार्यों के जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन परिणामों का समाज तक आप कैसे प्रसार कर पाते हैं, एक्सटेंशन जिसकी जो बात होती है। ये 3 इसके मुख्य क्राइटेरिया है उच्च शिक्षा के, और उन्हीं आधारों पर उसका एक विस्तृत स्वरूप होता है, प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के पश्चात इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। जी जी पूरे देश में कितने शिक्षकों को इस बार सम्मान मिल रहा है? क्योंकि एक दिन बाद ही आपको सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च शिक्षा में 16 प्राध्यापकों को यह सम्मान दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश से 2 हैं। जी जी ये हमारे लिए फख्र की बात है, गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश से आपको सम्मानित किया जा रहा है और आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी धन्यवाद। रश्मि मैम, कहा जाता है कि गुरु बिन होत ना ज्ञान, गुरु बिना दिशा अनजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े ना शान। आप 33 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। आप इस क्षेत्र और ख़ास तौर से शिक्षक पेशे को किस तरह देखती हैं? जहाँ तक शिक्षक पेशे का सवाल है, ये एक बहुत ही सामाजिक प्रतिष्ठा वाला जॉब है। और जिस समय हम लोग इस पेशे में आए थे उस समय ये महिलाओं के लिए बड़ा एक सिक्योर जॉब माना जाता था। और हमारे पिताजी का हमेशा ये कहना था कि लड़कियों के लिए तो वही जॉब सबसे अच्छा है। तो मैं और मेरी बहन दोनों ही शिक्षकी पेशे में गए जी। और आप बात कर रहे हैं कि 33 सालों में इस पेशे में क्या परिवर्तन हुआ, तो जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो थोड़ी शिक्षकी पेशे की
अभी थोड़ी कम हो गई है। जी जी और लेकिन NEP 2020 हमारी जो आई हुई है, जी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें भरपूर प्रयास किए गए हैं कि शिक्षकों का अच्छे से दक्षता संवर्धन किया जाए जी और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, जी शिक्षकों को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए और ये सारे चीज़ों पर अमल करके हम शिक्षक की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी। नीलाभ सर, आपको भी बहुत लंबा वक्त हो गया अनुभव, आपने भी किस तरह देखते हैं पहले जो गुरु शिष्य के बीच में जो रिश्ता होता था और आज जो है, मुझे लगता है शायद कुछ थोड़ी सी बॉन्डिंग में कमी आई है। वो टेक्नोलॉजी की वजह से आई है, क्योंकि पढ़ाने के तरीके पहले अलग थे, अब अलग हुए हैं। आपने कोविड काल भी देखा है, कोविड काल में भी जिस तरह से लेकिन ये तारीफ की जानी चाहिए यहाँ पर शिक्षकों की, कोविड काल में किस तरह से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी जो शिक्षा का प्रकाश है वो छात्रों तक पहुँचाया। जी, उसमें दो विषय जैसा आपने कहे, जी एक गुरु शिष्य के संबंध के बारे में, जी सबसे पहले उस पर चर्चा करना चाहूँगा जी कि जो प्राचीन समय में या हमारी जो भारतीय शिक्षा पद्धति जिसे जी। हम कह सकते हैं, जी उसमें जो गुरु और शिष्य का संबंध था, तो उसके लिए उपनिषद में एक बड़ा अच्छा तैत्तिरीय उपनिषद कहता है जी कि आचार्य पूर्व रूपम, अंतेवासी उत्तर रूपम, जी विद्या संधि ही और प्रवचनम संधानम। ये चार बातें यहाँ पर आती हैं। ये चारों बातें थोड़ी थोड़ी मैं बताना चाहूँगा। जी, जो बिल्कुल। आचार्य है, जी शिक्षक को आचार्य कहा जाता था, जी और आचार्य मतलब अपने आचरण से सिखाना। आचिनोति च शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य उच्यते, ऐसा कहा गया है कि जो शास्त्र को आप विज्ञान कह सकते हैं आज की भाषा में, तो जो उन तत्वों को चयन करता है, चयन करने के बाद उन शास्त्रीय तत्वों को स्वयं अपने आचरण में उतारता है और अपने आचरण के द्वारा अपने छात्र को सिखाता है, जी तो वो आचार्य कहलाता था। वर्तमान समय में आचरण के द्वारा सिखाने की प्रक्रिया नहीं है, अब ये जॉब हो गया है। जैसा आप अभी पूछ रहे थे, पेशा, जॉब, जी, जी। व्यवसाय, इसे व्यवसाय या पेशे की तरह लिया जाने लगा है। ये आचरण का विषय नहीं आचरण। रह गया। तो जब ये आचरण का विषय होने लगेगा तो गुरु शिष्य की बॉन्डिंग जो है वो स्वतः मजबूत होगी। दूसरा शब्द जो इसमें था वो था अंतेवासी। मैंने कहा कि आचार्य पूर्व रूपम, अंतेवासी उत्तर रूपम। छात्र के लिए एक शब्द प्रयोग होता था अंतेवासी, अर्थात जो गुरु के हृदय में निवास करता था, जी उसके अंदर रहेगा तभी वो अंतेवासी होगा। तो जब उससे आत्मीयता स्थापित होगी आपकी अपने छात्र से, तादात्म्य स्थापित होगा, तो आप उस आत्मीयता के कारण अपने छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए हर तरह का प्रयत्न करने के लिए जी समर्थ होंगे, जी जी उत्सुक होंगे, उत्साही होंगे। और जब इतनी आत्मीयता नहीं है, मात्र पेशा है, तो फिर आप अपना 10 to 5 का जॉब करके वापस आ जाएंगे। तो ये जो बॉन्डिंग कमी का कारण ही है कि हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति को छोड़ करके हमने उसे एक जॉब का स्वरूप दे दिया। जी जैसा मेरा जो जी, अपना बिल्कुल, व्यक्तिगत बिल्कुल, विचार है। बिल्कुल सही कहा नीलाभ जी। एक ये जो इमोशनल बॉन्डिंग है, ये शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के बीच होना बहुत आवश्यक है। और ये जब इमोशनल बॉन्डिंग बनेगी जी। तभी दोनों तरफ से आदर, मान, सम्मान का जी, जी, आवागमन होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक और जो मेरा सवाल था कि शिक्षकों ने बहुत मेहनत की है कोविड काल में, जिस मतलब टेक्नोलॉजी बदलते दौर में किस तरह से वीडियो कॉलिंग के जरिए या जो नहीं ऑनलाइन पढ़ाई जो की है, कराई है, कहीं में जो प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश कोविड के दौर में नहीं पहुंच पा रहा था, उसको भी छात्रों तक पहुंचाया। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो कोविड का काल था, उस काल में ऐसे जो बहुत पुराने हमारे शिक्षक हैं जिन्होंने कभी टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी नहीं किया था, उन्होंने भी पूरी श्रद्धा से, परिश्रम से उस चीज को सीखा और अपने छात्र ज्ञान से वंचित न रहे उसके लिए जितना समर्थ हो जितना संभव हो सकता था, अपने घर पे रहते हुए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए। मैं विश्वविद्यालय में जहाँ हूँ, संस्कृत विश्वविद्यालय है, बड़े बुजुर्ग और पुराने प्राध्यापक भी है जिनका कभी कोई टेक्नोलॉजी से संबंध नहीं था, लेकिन उन्होंने भी उस अवधि में वो सारी ऑनलाइन प्रक्रिया सीख करके शास्त्र का अध्यापन किया। तो ये तो शिक्षकों
का अपना कर्तव्य है और उन्होंने अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वहन कोविड काल में किया, ये तो है ही। रश्मि मैम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मतलब जब कोविड काल में हम लोगों को ऑनलाइन जूम मीटिंग से, जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते थे ना, जूम मीटिंग में लिंक क्रिएट करना, लोगों तक सर्कुलेट करना और फिर ऑनलाइन उस पे जाना और वेटिंग रूम में बच्चों को इन करना, ये सारी चीज़ें हम कोविड से पहले हमारी सोच से परे थी। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमने सब कोविड टाइम में किया। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, नई शिक्षा नीति जो है वो मध्य प्रदेश में भी लागू हो गई है, वो उसके बारे में जानना चाहेंगे किस तरह, और राज्य शिक्षा केंद्र इसमें किस तरह से अपनी सहभागिता निभा रहा है, किस तरह से टीचर्स को अपग्रेड किया जा रहा है, उनको उनकी कार्यशालाएं किस तरह से आयोजित की जा रही हैं और किस तरह टीचर्स इससे जुड़ पा रहे हैं नई शिक्षा नीति से। जी, नई शिक्षा नीति का एक टैगलाइन है जी। लोकल से ग्लोबल। जी इन्हें वो ये कहती है कि हमें अपनी भारतीय जड़ों से जुड़ते हुए जी आगे की ओर जाना है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, स्किल्स में हमें आगे बढ़ना है। और इस दिशा में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य शिक्षा केंद्र एक्चुअली जैसे हमारे देश में एनसीईआरटी होता है, उसी तरह से स्टेट की ये काउंसिल है और जो कि सारे एजुकेशनल अकादमिक पक्षों को देखती है। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम निर्माण से लेके, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण से लेके, फिर सारी सपोर्टिंग सामग्री जैसे बच्चों के लिए वर्कबुक बनाना, टीचर्स के लिए हैंडबुक बनाना, ये सारे काम किए जाते हैं। और बस्ते का बोझ कितना हो, वोकेशनल एक्सपोजर के लिए क्या एक्टिविटीज़ हो, कैलेंडर वर्ष भर के सह अकादमिक गतिविधियां कैसी हो, ये सारी चीज़ें राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा की जाती हैं। और ये राज्य शिक्षा केंद्र मेनली क्लास 1 से 8 के लिए अकादमिक इनपुट्स देता है, और लेकिन पाठ्य पुस्तक जो है 1 से 12 तक सारी हमारे राज्य शिक्षा केंद्र में बनती है। जी जी। नीलम सर, जो इस वर्ष का विषय है वो भी सशक्त शिक्षक का है। आप क्या मानते हैं कि जब शिक्षक सशक्त होगा तो वो सशक्त छात्रों को भी तैयार करेगा, उनके भविष्य को तैयार करेगा? बिल्कुल। इसको मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ही जोड़ूंगा। जी जी। कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो 15वां अध्याय है वो शिक्षक शिक्षा से संबंधित है जी। और बड़ा उसने शिक्षक को सशक्त करने के लिए बहुत से उपाय और रिफॉर्म्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बताए हैं और जिसका पालन भी हो रहा है। एक दस्तावेज अभी भारत सरकार ने जारी किया है, NPST, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। इसके अलावा एक है नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग, NMM, ये, और ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये जो बहुत सारे प्रयत्न हो रहे हैं शिक्षक को सशक्त करने के लिए। आप देखिए कि जो शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम थे वो पाठ्यक्रम पूर्व में 1 वर्ष का होता था, B.Ed, DLED, फिर उसे 2 वर्ष का किया गया। और अब आप देखेंगे कि अब जब कोई चिकित्सक बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई बच्चा 12वीं में तय कर लेता है और 12वीं के बाद वो अपना नीट का एग्जाम दे करके चिकित्सा के व्यवसाय में प्रवेश करता है, चिकित्सा में आता है। ऐसे ही कोई इंजीनियर बनना है तो 12वीं में निर्धारित करता है। लेकिन शिक्षक के लिए ऐसा था अभी तक कि वो पहले अन्य जगह ट्राई कर लेता था, ग्रेजुएशन हो जाता था, कहीं नहीं हुआ तो शिक्षक बन जाओ। तो ये क्यों? क्या योग्य व्यक्ति शिक्षक नहीं बनना चाहिए? तो सशक्त शिक्षक चाहिए तो सबसे पहले उसकी स्टेप है शिक्षक का चयन। तो जब चयन ठीक होगा, वो सही समय पर सही निर्णय लेगा, तो वो अच्छे शिक्षक हमारे सामने आएंगे। इसीलिए ये 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, ये एक लागू हुआ। दूसरी बात जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है, स्कूल एजुकेशन में जो उसने चेंजेस लाए हैं कि 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर है, तो अब ये जो 4 वर्षीय प्रोग्राम भी, ये भी 4 तरीके के हो गए हैं जी। आपका ITEP फॉर फाउंडेशन लेवल अलग है, ITEP फॉर प्रिपरेटरी लेवल अलग है, ITEP फॉर मिडिल लेवल अलग है और ITEP फॉर सेकेंडरी लेवल अलग है। अर्थात आपको जिस स्तर का शिक्षक बनना है उसी स्तर के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में आपको 12वीं के बाद प्रवेश लेना होगा। तो ये सशक्त हो शिक्षक, एक भविष्य के शिक्षक योग्य हों और अच्छे हों। वर्तमान वाले तो अपना पूरा श्रम कर ही रहे हैं, लेकिन जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए भविष्य में वो कमियां भी न रहें, उस दृष्टि से बहुत सारा काम शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ।
जी जी, और इसके परिणाम भी मुझे लगता है कि भविष्य में बहुत अच्छे आएंगे, बहुत सामने। अच्छे आएंगे, बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। मैडम, रश्मि मैम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आदर्श शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए या होते हैं, और कितने पाए जाते हैं क्योंकि किताबों में बहुत कुछ लिखा जाता है, लेकिन ज़मीन पर कितना उतरता है? देखिए, एक आदर्श शिक्षक जो है उसका एक तो सबसे पहले उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत जी अच्छा होना चाहिए, जी है ना। कि वो अपनी बात जो वो कहना चाहता है वो जी बच्चों तक जी पहुंचा सके। जी दूसरी बात कि वो संवेदनशील होना चाहिए, जी क्योंकि जब वो संवेदनशील होगा तब वो बच्चों के साथ एक अच्छी बॉन्ड बना जी पाएगा। जी और जब शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अच्छा बॉन्ड होगा तो वो हमारे देश को एक नए आयाम पर ले जाएगा। जी और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि शिक्षक एम्पैथेटिक होना जी चाहिए। जी एम्पैथेटिक होना चाहिए यानी कि वो बच्चे की तकलीफ को खुद अनुभव कर सके। जी और शिक्षक जो है केवल नॉलेज गिवर नहीं रह गया है बिल्कुल। आजकल। जी शिक्षक एक सहजकर्ता के रूप जी में, यानी उसे ये समझना चाहिए कि बच्चा अभी आपके पास कोरा नहीं आ रहा है, जी वो अपने साथ कुछ ज्ञान और कुछ अनुभव लेके आ रहा है। तो उस ज्ञान और अनुभव के आधार पर उसे नवीन ज्ञान का जी सृजन करने के अवसर दे शिक्षक। जी वो एक ये नहीं कि क्लास में गए और अपना नॉलेज उन्होंने देना शुरू कर दिया, एक व्याख्यान जैसे देना शुरू जी कर दिया। तो ये चीज़ शिक्षक में होना बहुत बिल्कुल। आवश्यक है। नीलाभ सर, आपका लंबा तजुर्बा है, आपको कोई ऐसे किस्से याद आते होंगे कि जब बहुत मुश्किल आपको लगा होगा कि कहीं गलत पेशे में तो नहीं, पेशा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार कि गलत प्रोफेशन में आ गए हैं, या कुछ छात्रों से जुड़े हुए कुछ अनुभव अगर श्रोताओं से आप साझा करना चाहें कि नहीं, गलत क्षेत्र में है ऐसा तो कभी नहीं लगा। कभी नहीं लगा। ये तो क्योंकि शुरू से ही शिक्षक के प्रति सम्मान भी रहा, और जब ये कार्य करने का अवसर मिला तो उसे शुरू से आरंभ से ही सौभाग्य माना है अपना। जी लेकिन हाँ, कठिनाई तो आती है, हर क्षेत्र में कठिनाई आती है। और जब आप आते हैं तो शिक्षक जो होता है उसको अपना बहुत सारे स्थान पर अपना मन मारना पड़ता है। जी उसको लगता है कि मैं एक सा करूंगा तो मेरे छात्र देखेंगे तो क्या सीखेंगे। हम्म। तो उसको अपने आचरण का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए जब आप शिक्षक बनते हैं तो मात्र एक नौकरी नहीं होती, हाँ वो आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में, आपके रहन सहन में, पहनावे में, बोलचाल में, हर जगह वो शिक्षकत्व झलकने लगता है। तो वो जो परिवर्तन का दौर होता है आरंभ में, घर में वो भी थोड़ा ये कठिन शिक्षक- होता है। घर में भी फिर शिक्षक घर में भी बनने शिक्षक लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि परिवार वालों ने बोला हो कि भैया ये जो है ना, आप शिक्षक हैं, वो स्कूल में ही रहिए, अपने विश्वविद्यालय में ही रहिए, घर पर मत बनिए? नहीं, मेरा ऐसा सौभाग्य कि ऐसा कभी मुझे अवसर प्राप्त नहीं हुआ। जी जी। रश्मि मैम, आपका कोई अनुभव, ऐसा किस्सा कुछ हो जो श्रोताओं को आप साझा करना चाहें? 33 वर्ष बहुत लंबा अनुभव है आपका भी, और किस तरह इस पेशे में, जैसा आपने बताया कि पहले भी आपके पिताजी ने ये कहा कि यही सबसे अच्छा, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सबसे अच्छी फील्ड थी, और आज के दौर में इसको कैसे देखती हैं आप, इस फील्ड को? मैं आज के दौर में भी शिक्षक के पेशे को एक सामाजिक प्रतिष्ठा का ही पेशा मानती हूँ। और आज भी मैं जब बच्चों के बीच होती हूँ और बच्चों के साथ पढ़ना पढ़ाना यानी सबसे ज़्यादा आनंददायी होता है। जी जी उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो आप और कोई भी काम कर लो, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मुझे एक स्मरण है जी कि मैं सतना में थी और सतना से ट्रांसफ़र होकर भोपाल आ रही थी। जी तो रेलवे स्टेशन पे मैं अपने सामान के साथ खड़ी हुई थी। अचानक से मेरा एक स्टूडेंट आया और उसने आके मेरे पैर छुए और बोला, मैडम आशीर्वाद दीजिए, आपके कारण आज मैंने प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। मतलब उस समय ऐसा होता था, एक्चुअली मैं केमिस्ट्री लेक्चरर की तरह आई थी, तो मतलब उस समय माध्यमिक शिक्षा मंडल विषयवार वो देता था, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान मेरिट में देता था। तो वो केमिस्ट्री में पहले स्थान पे आया था। जी तो वो मेरे लिए बड़ा अविस्मरणीय क्षण रहा। और मुझे मतलब उसे याद करके हमेशा मुस्कुराहट आ जाती है और काफ़ी अच्छा अनुभव करती हूँ मैं।
और हालांकि अपने पेशे में मैंने जगह जगह काम किया, मतलब यहाँ डायरेक्टरेट में, +2 के डायरेक्टरेट में, मैंने भोज ओपन यूनिवर्सिटी में भी काम किया, IISc में काम किया, तो तरह तरह के काम किए। लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद बच्चों के साथ ही आता है, और बच्चों से जो इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, उससे जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। जी नीलाभ सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, क्योंकि आज का युवा टेक्नोलॉजी में तो बहुत अच्छा है लेकिन उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, मुझे लगता है कहीं स्किल में। भविष्य में वो उसका भविष्य करियर जहाँ बनाना चाहता है, जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चा भी 3 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में मोबाइल बहुत चला लेगा, सब 10 साल की उम्र में भी सब मोबाइल चला लेगा, गैजेट्स उसको चलाने आ जाएंगे, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाता कौशल में, करियर में वो सहायक सिद्ध नहीं हो पाते, अवरोधक जरूर बन जाते हैं। ज्यादा मोबाइल चला के बच्चा पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाएगा, वो दूसरी चीजें करने लगेगा। लेकिन तो क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, बच्चों को? जी, एक शिक्षा नीति ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है जी, इस अर्थव्यवस्था को उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना है। जी, और जब ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की हम बात करेंगे तो जो हमारे भारत का जो ज्ञान है, जी, भारत में किसी भी विषय का ज्ञान हो सकता है, वो हर क्षेत्र का ज्ञान हो सकता है, वो लोक संस्कृति में रचा बसा ज्ञान हो सकता है, विषयों के अंदर पुस्तकों में ग्रंथों में लिखा हुआ ज्ञान हो सकता है, विभिन्न भारतीय भाषाओं में निहित ज्ञान हो सकता है, वो सारा ज्ञान है। उस ज्ञान को कैसे कौशल में, जैसा आप चाह रहे हैं, कह रहे हैं, उस कौशल में कैसे बदलना, ये एक महत्वपूर्ण, जब हम उसको कौशल में बदल सकेंगे, अन्यथा कि ग्रंथों में लिखा हुआ ज्ञान ग्रंथ तक सीमित रह जाएगा। तो जब तक हम उसको व्यवहार में नहीं लाएंगे, तो व्यवहार में लाने के लिए टेक्नोलॉजी उसके प्रचार प्रसार, संरक्षण और व्यवहार में लाने का एक साधन हो सकती है। पर युवाओं को ये ध्यान में रखना होगा कि ये साधन है, साध्य नहीं है। जी, ये लक्ष्य नहीं है, ये उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक रास्ता हो सकता है, इसलिए उसको साध्य न माने, वहीं तक सीमित न हो जाए। टेक्नोलॉजी को केवल साधन के रूप में प्रयोग करके अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ने में जब हमारा युवा सक्षम होगा, और उसका, जिसे हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में कहें तो, एक निश्चित समय होना चाहिए अपनी दिनचर्या में, अपने दिन में, कि हम दिन में कम से कम 4 घंटा 5 घंटा हमारे पास ऐसा हो जो कि हम टेक्नोलॉजी के बिना रह सकें, जिसमें हम अपने परिवार के साथ रह सकें, अपने घर वालों के साथ बातचीत कर सकें, घर में जो भी पूजन पद्धति है उस पूजन पद्धति को फॉलो कर सकें, एक अपने आप के साथ समय दे सकें, पुस्तकों के साथ समय दे सकें, बिना मोबाइल, बिना टेलीविजन, बिना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग किए हुए भी 2-4 घंटे का जीवन प्रतिदिन जीने का अभ्यास तो युवाओं को करना चाहिए। अन्यथा आज तो प्रातः जागरण से रात्रि शयन तक मोबाइल रहता ही है हाथ में, और रात्रि शयन भी तकिए के नीचे मोबाइल साथ में करता ही है, तो उससे हटने की आवश्यकता है। जी, रश्मि मैम, आप क्या संदेश देना चाहेंगी युवाओं को, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपनी भारतीय जड़ों से जुड़ते हुए टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें, अपने भारतीय मूल्यों, नैतिक मूल्यों और से जुड़े रहें, वसुधैव कुटुंबकम का पालन करें, और ये जो ब्रेन ड्रेन वाली चीज़ है कि हमारे युवा जो यहाँ पढ़ते हैं और पढ़कर जो है वो विदेशों में निकल जाते हैं, तो उनके वहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हमारी भारत की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है, हमारे भारतीय मूल्य भी अच्छे हैं, हमारे यहाँ का खान पान भी अच्छा है, तो क्यों बाहर जाना, और जो हमने यहाँ से लिया है तो वो हमारे देश के विकास के लिए ही क्यों नहीं देना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो ब्रेन ड्रेन वाला है, ये चीज़ मुझे कभी अच्छी नहीं लगेगी, और मैं हमारे बच्चों से भी यही कहती थी कि बेटा आप बाहर मत चले जाना, लेकिन हमारा बेटा पहले तो बोलता था कि मैं जाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे उसने कहा नहीं मम्मी, अपने इंडिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी है, और फिर इन दिनों, बीते दिनों में विदेशों में जो हमारे भारतीय युवा जिस तरह से फंसे परेशानियों में, और फिर उन्होंने जिस तरह से भारत ने निकाला, ये सबको भी देख के लगता है कि हमें हमारे देश में ही रहकर देश के विकास में सहयोग करना चाहिए।
सहयोग भी करना चाहिए और सेवा भी करना चाहिए। सेवा भी सहयोग करना और सेवा बिल्कुल। बिल्कुल। कार्यक्रम का जो समय है अब वो समाप्ति की ओर है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य कौशल और विशेषज्ञता वाले अच्छे इंसान बनाना है। प्रबुद्ध इंसान शिक्षकों द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। नीलाभ जी, एक कमेंट आखिरी आपका, आपकी प्रतिक्रिया डॉक्टर कलाम साहब के जो इस वचन पर। बिल्कुल, कलाम साहब का वचन है कि प्रबुद्ध इंसान जो है वही शिक्षकों के द्वारा ही बनाए जा जा सकते हैं, और इसीलिए चाणक्य ने भी कहा ही था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। तो ये उसकी असाधारणता है कि शिक्षक व्यक्ति का निर्माण करता है, व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और व्यक्ति सब कुछ कर लेता है। तो यदि इस देश में सब कुछ करना है तो उस देश के लिए उस तरह के व्यक्ति का निर्माण करने का सामर्थ्य शिक्षक का है। जी नीलाभ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। मैं आपका भी बहुत आभार, अभिनंदन कार्यक्रम में आकर समय देने का और हमारे श्रोताओं को इतनी जानकारी देने का और अपना अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राशिद जी। आखिरी की ये चार लाइनें हैं, इससे मैं आज का जो कार्यक्रम है वो समाप्त करूंगा कि मेहनत की राह पर जो चलना सिखाते हैं, जुनून की आग में जलना सिखाते हैं, जिनको कितना सता लो वो नहीं रूठते, वो ही हम बच्चों के टीचर कहलाते हैं। तो ये चंद चार लाइनों के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुर्खियों में